स्पेस पर जाने वाले भारत देश के पहले इंसान। जब उनसे उस दौर की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा था कि भाई बताओ स्पेस से तुमको हमारा देश भारत कैसा दिखाई देता है, तो जानते हैं कि उनका जवाब क्या था? उन्होंने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इनके इस जवाब के साथ ही पूरा भारत देश तालियों से गूंज उठा था। और यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, आरिश नेटवर्क चैनल का नाम है, इनका चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने जो सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो एंड तक। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज ऐसी शख्सियत के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो जरिए से, जिसने पूरी दुनिया में समझ लीजिए, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बाहर के मुल्कों में भी बड़ा नाम, बड़ा शोहरत कमाया है। हाँ दोस्तों, वो शख्स कौन है? वो है डॉक्टर इकबाल। एक ऐसे शायर जिन्होंने एक से एक शायरी लिखी है, बहुत अच्छे अंदाज में लिखी है, जो लोग यूरोप में आज भी पढ़ते हैं और उन्हें याद करते हैं। और उन्होंने अपनी शायरियों के ज़रिए से बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए हैं कि लोग अक्सर उनकी बात करते हैं। डॉक्टर इकबाल के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी हज़रत मेरे चैनल में नए आते हैं वो चैनल को मैं सब्सक्राइब कर लिया करें। तो आइए बिना देरी के हम लोग पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, राकेश शर्मा यानी कि स्पेस पर जाने वाले भारत देश के पहले इंसान। जब उनसे उस दौर की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा था कि भाई बताओ स्पेस से तुमको हमारा देश भारत कैसा दिखाई देता है, तो जानते हैं कि उनका जवाब क्या था? उन्होंने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इनके इस जवाब के साथ ही पूरा भारत देश तालियों से गूंज उठा था। और यहाँ पर सिर्फ राकेश शर्मा ही नहीं है, बल्कि भारत देश का हर इंसान पिछले कई दशकों से लगातार हर मौके पर इस खास शेर को पढ़ता रहा है। इसीलिए आज की इस वीडियो में भी हमने ये फैसला किया है कि हम जानेंगे उस खास इंसान के बारे में कि जिसने पहली बार अपने कलम से शेर को लिखा था और हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया था। यानी बात करेंगे शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के बारे में। एक शायर, एक पॉलिटिशियन, एक लॉयर, एक फिलोसोफर, एक सूफी, एक आलिम और एक इन्फ्लुएंसर, और न जाने ऐसे कौन कौन से अल्फाज हैं कि जो डॉक्टर इकबाल की पर्सनैलिटी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ सकते हैं। एक ऐसा इंसान कि जिसको दुनिया में होने वाले बहुत सारे बदलावों का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है, चाहे बात पाकिस्तान के बनने की हो या फिर अभी 40 साल पहले होने वाली ही ईरान की क्रांति की हो, हर मामले में डॉक्टर इकबाल को जिम्मेदार माना जाता है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि शायद डॉक्टर इकबाल सिर्फ और सिर्फ उर्दू के शायर थे और उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो शायद उर्दू में ही लिखा है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि उर्दू से ज्यादा डॉक्टर इकबाल ने फारसी जबान में लिखा है। इतना ही नहीं, इन दोनों जबानों के अलावा भी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जर्मन और इस जैसी कुछ जबानें और भी उनकी मुट्ठी के अंदर थी। और शायद यही वजह है कि आज तक उनकी ये जो हद से ज्यादा शोहरत है वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में ही नहीं है, बल्कि इन दोनों के साथ साथ बांग्लादेश, ईरान, टर्की, जापान और इसके अलावा यूरोप के भी बहुत सारे देशों में है। यूरोप के लोग आज भी न सिर्फ उनको पढ़ते हैं और याद करते हैं, बल्कि उनको शायर मशरिक यानी कि पोइट ऑफ द ईस्ट के नाम से पुकारते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा होने वाले डॉक्टर इकबाल के जो पूर्वज थे वो दरअसल कश्मीरी पंडित हुआ करते थे। यानी अगर आप लोग उनकी कुछ नस्लें ऊपर जाकर चेक करेंगे तो वो भी एक कश्मीरी हिंदू हुआ करते थे। मगर उन लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और बाद में वक्त के साथ वो लोग माइग्रेट करके कश्मीर से सियालकोट की तरफ आ गए थे और यहीं पर आकर आबाद हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर इकबाल अपनी माँ से हद से ज्यादा क्लोज थे। उनकी जो पढ़ाई की शुरुआत हुई वो दरअसल करीबी मस्जिद से हुई और उन्होंने शुरुआत से ही दीन की तालीम लेना शुरू कर दी थी। और उसके बाद उन्होंने 1893 में हाई स्कूल किया, 1895 में 12th कंप्लीट किया, 1897 में फिर बीए की डिग्री मिली और 1899 में मास्टर कंप्लीट किया। मगर ये सारी वो पढ़ाई थी कि जो उन्होंने भारत ही में कंप्लीट की थी। उसके बाद 1905 में उन्होंने इंग्लैंड जाने का फैसला किया और वहाँ पर लॉ की पढ़ाई शुरू की। उसी दौर में ही उन्होंने वहाँ पर एज अ बैरिस्टर भी काम करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, इंग्लैंड के साथ साथ उसके बाद वो जर्मनी भी गए थे और जर्मनी में ही उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी। यानी दोस्तों, एक इंसान अपनी जिंदगी में जितनी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकता है, उन्होंने उतनी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की। पिछले 100 सालों में डॉक्टर इकबाल की तरह आप लोगों को ढूंढने से शायद ही कोई ऐसा मुसलमान मिलेगा कि जो डॉक्टर इकबाल की तरह दीनी समझ और काबिलियत रखने के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन में भी इतना ज्यादा ऊपर तक गया हो। और शायद यही वो चीज थी कि जिसकी वजह से दुनिया भर के मुसलमान उनसे हद से ज्यादा इंस्पायर हुए थे। डॉक्टर इकबाल की जिंदगी को पढ़ने के बाद ये भी पता चलता है कि वो हद से ज्यादा हाजिर जवाब थे। इवन बचपन में भी जब वो एक बार स्कूल गए और उनके सर ने कहा कि इकबाल तुम देर से आए हो, तो उन्होंने बेसाख्ता जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल सर, इकबाल हमेशा देर से ही आता है। डॉक्टर इकबाल ने अपनी जिंदगी में अलग अलग वक्तों पर 3 शादियां की थी। इनमें से जो उनका सबसे बड़ा बेटा था कि जिसका नाम आफ्ताब इकबाल था, उससे डॉक्टर इकबाल हद से ज्यादा नाराज रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि नाफरमानियों की वजह से आफ्ताब इकबाल के जो हमेशा हमेशा के लिए डॉक्टर इकबाल के दिल से उतर चुका था, उसने बाद में डॉक्टर इकबाल और उनकी बीवी के नाम से एक ऐसी किताब भी लिखी थी कि जिसमें उसने डॉक्टर इकबाल की निजी जिंदगी को डिस्कस करते हुए उनके ऊपर बड़े ही घटिया किस्म के इल्जामात भी लगाए थे। दोस्तों, डॉक्टर इकबाल ने सन 1905 ही में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नाम का वो गीत भी लिखा था कि जो आज तक भारत देश के एक कौमी तराने के तौर पर जाना जाता है। यानी इसको हम लोग राष्ट्रीय तराना मानते हैं और हमेशा फखरी अंदाज में पढ़ते रहते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि स्पेन से मुसलमानों को पूरी तरह से निकाले जाने के बाद डॉक्टर इकबाल ही वो पहले इंसान थे कि जिन्होंने कई सदियों के बाद कुर्तुबा की जामा मस्जिद में नमाज अदा की थी। साल 1922 में किंग जॉर्ज ने पहली बार डॉक्टर इकबाल को सर का खिताब दिया
किया था। याद रहे कि उस दौर में ये जो सर का टाइटल हुआ करता था ये खान बहादुर से भी बड़ा हुआ करता था और तब से ही डॉक्टर इकबाल सर डॉक्टर इकबाल के नाम से मशहूर हो गए थे। दोस्तों भले ही डॉक्टर इकबाल हमेशा से ही अपने कलम के जरिए से लोगों को इंस्पायर किया करते थे और स्पेशली मुसलमानों को डायरेक्शन दिखाया करते थे, मगर कभी भी पॉलिटिक्स में खुले तौर पर नहीं आया करते थे। पहली बार 1926 में अपने फ्रेंड्स और सपोर्टर्स के हद से ज्यादा जिद करने की वजह से उन्होंने इलेक्शन में भी भाग लेने का फैसला किया और लाहौर की एक सीट से लड़े जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ लड़ने वाले इंसान को 3177 वोटों से खुले तौर पर हरा दिया था और इस तरह से अब डॉक्टर इकबाल की पॉलिटिक्स में भी एंट्री हो गई थी। दोस्तों ये बात तो आप में से ज्यादातर लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि डॉक्टर इकबाल अगर सबसे ज्यादा किसी से इंस्पायर थे तो वो थे जलालुद्दीन रूमी से। वो हजरत जलालुद्दीन रूमी को अपना रूहानी उस्ताद माना करते थे और उनको पीर जलालुद्दीन रूमी के नाम से याद किया करते थे। आपको ये भी पता ही होगा कि जलालुद्दीन रूमी की जो कब्र है यानी उनकी जो मज़ार है वो दरअसल तुर्की के कोनिया शहर में है। इसी कोनिया शहर में ही न सिर्फ इकबाल के नाम से एक पार्क मौजूद है बल्कि डॉक्टर इकबाल के नाम पर एक मस्जिद भी मौजूद है। बाद में तुर्क लोगों ने भी अल्लामा इकबाल की मोहब्बत में एक बड़ा काम किया था। उन्होंने लाहौर से जो डॉक्टर इकबाल की कब्र है वहाँ से मिट्टी ली और वो तुर्की में ले जाकर जहाँ पर जलालुद्दीन रूमी की कब्र है उसके बिल्कुल बराबर ही में डॉक्टर इकबाल की एक अलामती कब्र बना ली थी। आज भी ये कब्र मौजूद है और संगे मरमर से मुज़य्यन इस कब्र के ऊपर तुर्की ज़बान में डॉक्टर इकबाल की पैदाइश की डेट और उनकी वफात की डेट लिखी हुई है। हैरानी की बात तो ये है कि जर्मनी देश में भी एक ऐसी सड़क मौजूद है कि जिसका नाम डॉक्टर इकबाल के नाम के ऊपर रखा हुआ है। बात करें अब अगर डॉक्टर इकबाल की किताबों के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर इकबाल एज अ मुसन्निफ यानी एज अ ऑथर भी हद से ज्यादा काबिल साबित हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी में 50 के करीब किताबें लिखी हैं जिसमें से उनकी पहली किताब का नाम असरार खुदी है। इसके अलावा उर्दू के साथ साथ उन्होंने फारसी और इंग्लिश ज़बान में भी बहुत सारी किताबें लिखी थी। बताया जाता है कि जनवरी 1925 में डॉक्टर इकबाल ने मैसूर का भी सफर किया था और वहाँ पर वो टीपू सुल्तान की मज़ार के अंदर जाकर 2 घंटे तक तनहा बिल्कुल खामोश बैठे रहे थे। रोने की वजह से उनकी आंखें सूज गई थी और जब वो बाहर निकल कर आए थे तो उनसे किसी ने पूछा था कि आखिर आप 2 घंटे तक वहाँ क्या करते रहे थे, आप बताइए कि आखिर आपको अंदर से क्या पैगाम मिला, क्या आपको वहाँ से कुछ मिला। तो इस पर डॉक्टर इकबाल ने जवाब दिया था, हाँ बिल्कुल, मेरा एक लम्हा भी वहाँ पर बर्बाद नहीं गया और मुझको ये पैगाम मिला है कि अगर जहाँ में मर्दों की तरह जिंदा रहना मुमकिन ना हो तो मर्दाना वार जान कुर्बान कर देने में ही जिंदगी है। दोस्तों 21 अप्रैल 1938 इतिहास का वो दिन था कि जब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने हमारी इस दुनिया को अलविदा कहा था। इनकी वफात पर एक काबिल इंसान ने कहा था कि डॉक्टर इकबाल एक ऐसे इंसान हैं कि जिनको ना तो भारत के लोग समझ सके और न ही अंग्रेज समझ सके, क्योंकि अगर भारत के लोग समझ गए होते तो शायद देश अब तक आजाद हो चुका होता और अगर अंग्रेज समझ चुके होते तो डॉक्टर इकबाल की वफात इस बिस्तर पर नहीं बल्कि बहुत पहले ही फांसी के फंदे पर हो चुकी होती। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि डॉक्टर इकबाल की हाजिर जवाबी भी हद से ज्यादा मशहूर थी। उनके ऊपर लिखी गई किताबों में एक वाकया हद से ज्यादा मिलता है। बताया जाता है कि एक ऐसे मौलवी साहब के जो उनकी जान पहचान के हुआ करते थे वो दरअसल डॉक्टर इकबाल के पास आया जाया करते थे और उनके बार बार डॉक्टर इकबाल के पास आने जाने का मेन मकसद ये था कि दरअसल उनका एक केस था जिस केस में वो अपनी बहन को अपनी विरासत से अलग करना चाहते थे। अब क्योंकि डॉक्टर इकबाल भी एक काबिल लॉयर थे इसीलिए वो चाहते थे कि वो इस मामले में डॉक्टर इकबाल की मदद लें, मगर डॉक्टर इकबाल इस केस में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाया करते थे। मगर जब भी वो मुलाकात करने आते थे तो इधर उधर की बातें भी हुआ करती थी। अक्सर वो अपना काम न बन पाने की सूरत में डॉक्टर इकबाल को दाढ़ी का ताना जरूर दिया करते थे। वो कहते थे कि आप तो इतने ज्यादा काबिल हैं, आप एक आलिम भी हैं, फिलोसफर हैं, सब कुछ हैं, हमेशा मुसलमानों को डायरेक्शन दिखाने की बात करते हैं और मुसलमानों को कामयाबी का रास्ता बताते हैं, तो आखिर आप अपने आप दाढ़ी क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि दाढ़ी रखना भी एक जरूरी चीज है और ये बात भला आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। डॉक्टर इकबाल हमेशा उनकी इस बात को टाल दिया करते थे, मगर बार बार के तानों से परेशान होकर जब एक बार मुलाकात के दौरान उन्होंने और यही ताना दिया तो अचानक से डॉक्टर इकबाल ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि लो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं दाढ़ी छोड़ दूंगा, यानी दाढ़ी को रख लूंगा, मगर तुम भी वादा करो कि तुम अपनी विरासत में अपनी बहन को हिस्सा जरूर दोगे। ये जवाब सुनकर मौलवी साहब हक्का बक्का रह गए और इस जवाब के बाद ना तो मौलाना साहब का हाथ आगे बढ़ा और ना ही डॉक्टर इकबाल की दाढ़ी बढ़ी। तो दोस्तों ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा डॉक्टर इकबाल साहब के बारे में, पूरी हकीकत पूरी सच्चाई हमने उनकी कहानी जान लिया कि वो कहाँ पैदा हुए थे, किस तरह से उन्हें परवरिश पाई और वो एक हिंदू घराने में पैदा हुए थे। ये बात अलग है कि मतलब उनके जो बहुत ऊपर पूर्वज थे वो हिंदू पंडित थे, लेकिन बाद में सब मुसलमान हो गए तो वो भी मुसलमान हो गए। तो डॉक्टर इकबाल अहमद साहब की और जो लास्ट में बताया गया डॉक्टर इकबाल अहमद साहब दाढ़ी का वाक़या वो बड़ा इंटरेस्टिंग था दोस्तों। ना उन्होंने कभी हाथ बढ़ाया आगे और ना उनकी दाढ़ी बढ़ी। तो ये था हमारा एक्शन दोस्तों। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, अच्छी लगी तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।